ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट कार्यक्रम आप देख रहे हैं, लेकिन इस बीच में चुनावों के दौरान किस तरह का रहा है आज का रुझान, उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव फिलहाल संपन्न हो गया है, बम्पर वोटिंग के साथ संपन्न हुआ है और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें मतदान किया है। काफी तरीके से आम जनता को उत्साहित देखा गया। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और उस बीच में यहां पर लोगों के अंदर आप देखिए किस तरह से उत्साह है। अब की बार जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन विधानसभा चुनावों में बम्पर वोटिंग आज हुई है और जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आप देखिए किस तरह से बढ़ चढ़कर काम करने की कोशिश की गई। आम जनता से जब बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से 90 सीटों पर चुनाव हुआ है, पहले चरण में आपने देखा था कि किस तरह से 24 सीटों पर चुनाव हुआ, फिर दूसरे चरण में 26 सीटों पर चुनाव हुआ, तो आज 40 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें बम्पर वोटिंग जो है वो हुई है। फर्स्ट फेज में 61% मतदान हुआ, दूसरे फेज में यहां पर 57.31% मतदान, तो तीसरे चरण में भी आपने देखा किस तरह से बम्पर वोटिंग हुई। लेकिन उस बीच में लगातार यहां पर आम जनता के सवाल जो है वो सामने आ रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया, एक भी आतंकी गतिविधि नहीं देखी गई है, एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आज यहां पर संपन्न हुआ है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनावों का लंबा इंतजार आम जनता कर रही थी, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है। तो जाहिर तौर पर बम्पर वोटिंग हुई, उत्साहित काफी तरीके से जनता देखी गई। लेकिन इस बीच में यूपी और एनडीए गवर्नमेंट के दौरान किस तरह से आतंकी गतिविधियां हुई हैं और कितना टेररिस्ट जो अटैक हैं और कितना अलगाववादियों की तरफ से यहाँ पर काम को खराब करने की कोशिश होती थी, इस बार 2024 में आपने देखा कि किस तरह से हालात बदलते हुए नजर आए। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर पैनल में ही किस तरह से लगातार आप देखिए बड़ी बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बीच में 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, तो इन नतीजों के बाद किस तरह का समीकरण रहेगा, ये बड़ी बात रहेगी, क्योंकि हर एक पार्टी यहां पर ताल ठोक रही है कि वो सरकार बनाएगी। लेकिन फिलहाल जनता किसे मैंडेट देती है, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच में आम जनता से जब बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए वोट कास्ट किया गया है, इस बार भेड़ चाल में नहीं चले हैं, अपने तरीके से नुमाइंदे को चुना गया है और उसके बाद वोटिंग की गई है। लेकिन साफ तौर पर देखिए जिस तरह से अब यहाँ पर जो कश्मीर के हालात हुआ करते थे उसमें कितना बदलाव आया है, इसी पर चर्चा करेंगे। कैप्टन अनिल गौर ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। दिनेश मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं अनिल जी आप ही के पास आऊंगी। आज जिस तरह से आप देखिए बम्पर वोटिंग के साथ तो आम जनता का उत्साह देखा गया, लेकिन जो गतिविधियां पहले हुआ करती थी वो आज के समय में नहीं देखने को मिल रही है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है संपन्न हुआ है। अनिल जी। अच्छा जी, ऐसा है, देखिए, ये जो बड़े सुख शांति से जो चुनाव संपन्न हुए हैं, इसका श्रेय मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जिन्होंने 370 का बॉर्गेशन किया, 35 का बॉर्गेशन को हटाया गया और उसके बाद लोगों के अंदर एक क्लियर कट एक चीज आ गई कि देखिए, हम जो है हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हमें ना कोई अभी कोई हमारा वहां पे ये कोई कहते हैं विलेज जो हुआ था बिल्कुल सही हुआ है, हमें आज तक बरकराया गया है। 90 के दशक से जितनी हमारी ये जो खून खराबा हुआ है, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस अपने ये कर रहे थे। तो ये लोगों के जो जहन के अंदर, जो दिमाग के अंदर एक चीज चली गई और इस वजह से आप देखिए वो अब जहां पे भी कोई टेररिस्ट, कोई मिलिटेंट कहीं से छुपता है या दिखता है, इमीडिएटली इतला जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आ जाती है और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करते हैं। कश्मीर घाटी में जो है टेररिज्म सारा साफ हो गया है। अब साथ में जम्मू के संभाग के अंदर जो थोड़े बहुत है ये टेररिस्ट, ये भी साफ हो रहे हैं। आप देखिए अब लोगों के अंदर जो बच्चे थे, दूसरी बात जो बच्चे थे उनको जो है जिस हिसाब से उनके टीचर्स भी कहते थे कि आप पत्थर फेंकने जाओ, नहीं तो आपको जो है हम फेल कर देंगे, वो भी सब बंद हो गया। अब आप देखिए जो बच्चे हैं वो लैपटॉप लेके वहां पे जो है वो कहते हैं हम अपना मुस्तकबिल बनाएंगे, हम अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, हम कोई पत्थर मारने नहीं चाहते। ये हमें तो जबरदस्ती कराया जा रहा था। और अब आप देखिए कश्मीर घाटी के अंदर स्टार्टअप्स कितने शुरू हो गए। तो तीसरी बात यह है कि देखिए जब शांतिपूर्ण एक शांति का माहौल बन जाता है, लोग जो हैं अब 10 साल के बाद उन्होंने अपनी जो राय है, जो अपनी विल है, जो भी है,
वो सारी रखनी है और उसके लिए उन्होंने के अंदर अपने जो नुमाइंदों को चुनना है। अब ये जो एक बम्पर वोटिंग हुई है, मैं कहूँगा इस थर्ड फेज के अंदर, वो इतनी अच्छी हुई है कि ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बम्पर वोटिंग होगी। मैं साफ तौर से कहूँ, और कश्मीर घाटी के अंदर भी जिस हिसाब से वोटिंग हुई है, ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी होगी। क्योंकि आपको पता है जितने अभी तक इलेक्शन हुए उसके अंदर 5-10% वोट होता था, और वो भी जो है कई तो 1000-2000 वोट पड़ने पे ही जो है नुमाइंदा चुन लिया जाता था, एमएलए चुन लिया जाता था। आज आप देखिए जिस हिसाब से वोट हुई है, इसका मतलब लोग जो हैं, एक तो बिना डरे, बिना किसी खौफ के, और अपनी जो है उम्मीदें लेके आए हैं चुनाव के बैलेट बॉक्स के अंदर अपना जो है मतदान डालने के लिए। दिनेश और जी। इसका श्रेय मैं सीधा कहूंगा, हाँ। पूरा का पूरा श्रेय जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और यूनियन गवर्नमेंट पे जाता है, जिन्होंने माहौल बनाया, ये इतना शांतिपूर्व एक जो है माहौल बना के, ताकि लोगों के अंदर एक जो है कॉन्फिडेंस आए कि जी अगर हम मतदान डालने जाएंगे हमें कुछ नहीं होगा, जो आज तक नहीं था। वो इसीलिए ये सारा का सारा इतनी वोटिंग हुई है। क्योंकि आज पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं देखने को मिल रही हैं अनिल जी। उसके साथ साथ आजकल आगजनी की घटनाएं नहीं होती हैं। जिस तरह से पहले स्कूलों के अंदर आग लगा दी जाती थी और स्कूल बंद हो जाते थे, कई कई महीने यहाँ पर स्कूल जो है वो कॉलेजेस बंद रहते थे, बच्चों की पढ़ाई जिससे खराब होती थी, और आज वो चीजें देखने को नहीं मिल रही है। तो इन चीजों को गिनाने की भी जरूरत है। दिनेश जी, कितना इस बात से आप भी अपना मतलब तर्क रखेंगे, कितनी सहमति रखेंगे कि वाकई में कश्मीर के अंदर हालात जो हैं वो बदले हैं? क्योंकि आज जिस तरह से वोटिंग बम्पर, लेकिन उस बीच में त्रिगाम जो सीट का आज हम दोपहर में भी डिस्कस कर रहे थे, जब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी थे, वो कह रहे थे कि वहां पर गोली चलती थी, लेकिन आज बम्पर वोटिंग हो रही है। देखिए आशा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल को मेरी तरफ से नमस्कार। तो आज की जो पोलिंग हुई, आज मतलब अब पोलिंग हो गई, तीनों फेजेस की पोलिंग हो गई है, इलेक्शन खत्म हो गए, अब तो काउंटिंग की बारी है। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद देनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, इंक्लूडिंग जो सेपरेटिस्ट जिन्होंने बाइकाट की कॉल नहीं दी, जिन्होंने इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है। और ये उन्हीं का रिजल्ट है, इन सभी लोगों का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि सक्सेसफुल इलेक्शन हुए। मुझे लगता है कि 87 के बाद पहली बार इंसिडेंट फ्री इलेक्शन हुए हैं। तो इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस और केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार को धन्यवाद, वो मुबारक के काबिल है। बाकी दूसरी बात यह कि अब कौन जीतता है कौन हारता है, ये 8 तारीख को क्लियर होगा। लेकिन एक बात, जैसे हमने दोपहर को भी डिस्कस किया था, कि बीजेपी की सरकार को ये क्रेडिट जाता है कि बीजेपी की सरकार ने जो एजिटेशनल टेररिज्म था उसको खत्म किया है कश्मीर घाटी में। टेररिज्म पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। टेररिज्म अभी देखें, चुनाव के बीच में भी हमने देखा कि कठुआ में घटना हुई है, वहां एक हमारा मुख्य पुलिस का जो हेड कांस्टेबल शहीद हो गए, वहाँ साउथ कश्मीर में भी घटना आई, कुलगाम में भी घटना आई। टेररिज्म खत्म नहीं हुआ, एजिटेशनल टेररिज्म खत्म हुआ है। तो इस कारण पीसफुल इलेक्शन हुआ। पीसफुल इलेक्शन का ये रिजल्ट ये होगा कि पहले फेसेस की बात छोड़ो, जब लोकसभा का चुनाव हुआ पीसफुल हुआ तो लोगों में एक विश्वास बहाल हुआ, और वो ही विश्वास के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगे बढ़ाया, और उस विश्वास बहाली का ये रिजल्ट है कि तीनों फेसेस पीसफुल हुए और बम्पर वोटिंग हुई। लेकिन दिनेश जी, ऑपोजिशन पार्टी ऐसे मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब अच्छा काम हो, हेल्दी ऑपोजिशन वही होती है कि जो बात को समझे और जहां पर कमियां हो उसे गिनाए। नहीं, देखिए जैसे आपने कहा कि अच्छा, अब सरकार को तो इसमें मुझे हम लोगों को मतलब सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए, सरकार ने जो कदम उठाए। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगाती रहती हैं। अब मुझे लगता है अब नई सरकार अगर बनती है, जिसकी भी सरकार बनती है, उस सरकार की ये जिम्मेवारी है कि जो ये एटमॉस्फेयर बना है, पीस वाला एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर को कैरी फॉरवर्ड करे। ये ना हो कि अपीजमेंट पॉलिसी अपनाए या सेपरेटिस्ट को खुश करने के सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए, ये सारा बिल्कुल रिटर्न हो जाए, जीरो पे चला जाए। इसलिए नई सरकार की ये जिम्मेवारी होगी, जो भी सरकार बने। अब चुनाव हो गए हैं, अब एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे का फ्यूचर प्लान क्या बनता है, जो नई सरकार बनती है वो इसको कैरी फॉरवर्ड करे। इस पीस प्रोसेस, पत्थरबाजी की घटनाएं जीरो इस वक्त हो गई है, क्योंकि 2010 में यहाँ 2656 घटनाएं सामने आई थी, जबकि इस साल के बाद जो घटना यहाँ पर देखी गई एक भी नहीं हुई।
उसके बाद 2010 में पथराव में 112 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि अब आप देखिए किसी की मौत नहीं हुई है। सीज फायर का उल्लंघन लगातार पहले होता था, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। 10 में यहाँ पाकिस्तान की ओर से 70 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जबकि यहाँ पर आपने देखा था कि 2023 की अगर हम बात करते हैं, दिसंबर 2023 की जो डिटेल है उसमें सिर्फ महज 6 बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कमी जरूर आई है। मैंने आंकड़ा आपके सामने रखा। अनिल जी। अच्छा जी, देखिए ये सारी कमी जो है ये बेसिकली देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। आपने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपने आपके बाकी आर्म जो हैं, एनआईए है, आपके पास ईडी है, आपके पास दूसरे दायरे हैं, उनका क्या रोल है इसके अंदर। आप देखिए कश्मीर घाटी के अंदर होता क्या था, ये सारा पत्थरबाजी है या एजिटेशन है या जो भी कुछ है, ये कैसे चलती थी? ये चलती थी पैसे के दौर पे। और ये पत्थरबाजों ने भी कबूल किया है कि जी हमें पैसे मिलते थे 500-1000 रुपये हमें मिलता था रोज का, जाओ जी पत्थर मारो। ये पैसा कहाँ से आता था? ये पैसा हवाला चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान से आता था। और उसको सबसे पहले जब एनआईए ने ये मनी ट्रेल को जो ट्रैक करना शुरू की, और उस ट्रेल को सबसे पहले उस ट्रेल को बंद किया, और जैसे ही वो ट्रेल बंद हुई तो आप देखें कुछ ऐसे बहुत, मैं कहूँगा अहम लोग और जो बहुत माने जाने लोग जो है, बिजनेसमैन भी हैं, उसके अंदर दूसरे लोग भी हैं, और उसके अंदर ये जो अभी लोकसभा के विधायक भी चुने गए हैं तो वो भी हैं उसके अंदर। वो सारे के सारे उसके अंदर आए, उस जाल के अंदर, और वो मनी ट्रेल जो है एकदम बंद हो गई। दूसरी चीज मैं बताऊंगा जो बहुत बड़ी एक कामयाबी रही जिस बात के लिए, वो थी जो डीमोनेटाइजेशन की गई जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, उससे जो पैसा आ रहा था वो एकदम बंद हो गया। अब जब पैसा नहीं आया तो आप कैसे कहेंगे किसी को कि तू चौके पत्थर मारो, कहते मेरे को क्या जरूरत है? अब पैसे मिल रहे थे उसको तो पत्थर मार रहा था, जब पैसे नहीं मिल रहे वो बंद हो गया। मेरे पास यहाँ पर डिटेल है ना अनिल जी, टेरर फंडिंग का जो इकोसिस्टम है उसे खत्म करने की कोशिश की सरकार ने, लेकिन राज्यसभा में जब चर्चा हुई तो अमित शाह ने कहा कि कुछ आंकड़े के तौर पर उन्होंने अपनी बात को रखा। वो कह रहे थे कि आतंकवाद की वजह से 42,000 से भी ज्यादा लोगों की जान अभी तक चली गई है। 2023 में वो बात कर रहे थे। अब यहाँ पर दावा ये सरकार करती है कि घाटी के अंदर टेरर फंडिंग के जो इकोसिस्टम है उसे खत्म करने की कोशिश हुई है। लगता है कि इकोसिस्टम अब खत्म हो गया है या खत्म होने की कगार पर है? जिस तरह से अब घटनाएं कम हो गई हैं, टेरर फंडिंग का मामला नहीं आ रहा है, और जितने भी टेरर फंडिंग के साथ जुड़े हुए लोग थे उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया, उन पर कार्रवाई कड़ी कर दी गई। बिल्कुल, देखिए ये जब तक कार्रवाई, आप देखिए जो लॉ है, कानून है, वो तो बना हुआ है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन कैसी है ये बहुत निर्भर करती है सरकार के ऊपर। आपके पास अगर विल होगी और कानून की इम्प्लीमेंटेशन आप सही तरीके से करेंगे तो ये जितनी टेरर फंडिंग है, टेरर फंडिंग के अलावा जो अब नार्को टेरर शुरू हो गया है, नार्को टेरर फंडिंग शुरू हो गई है, उसके खिलाफ जो है जो मुहिम चली है, ये सारा का सारा बेसिकली जो पैसा था, ये पैसा कहाँ जाता था? ये पैसा जाता था टेररिस्ट के पास। ये जो अलगाववाद की सोच है, अलगाववाद की ये जो घटनाएं हैं, जो जैसे कि दिनेश जी ने कहा एजुकेशनल जो ये टेररिज्म है, इसकी तरफ जाता था। ये चीज जो है जब सारा जो फंडिंग जो है जब बंद होगी, और ऑलरेडी मेरे हिसाब से तो काफी हद तक, मैं कहूँगा 70 से 80% तक, उससे ज्यादा ये बंद हो गई है। आपने देखा पीछे क्या होता था, गैस के सिलेंडरों के अंदर पैसा मिलता था और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। जो गाड़ियां जा रही हैं, कोई गाड़ी जा रही है, उसके गैस के सिलेंडर के अंदर लाखों रुपया होता था, और वो बताता भी था मैं किसके लिए ले जा रहा हूँ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। पर जब एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, दिनेश जी के साथ संपर्क, शायद उनका फोन कॉल कट गया है। ठीक है अनिल जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो जब ये सारी बातें, जब जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर कार्रवाई करती है गवर्नमेंट, तो उसका जो है नतीजा जरूर निकलेगा। और यहाँ पे मैं कहूँगा एक बड़ा टेस्ट केस है कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर पूरा, कि यहाँ पे जिस हिसाब से बेधड़क पैसा आ रहा था हवाला के चैनलों। अनिल जी, यहाँ पर जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा फैसला लिया गया जिसमें 370 को संशोधित कर दिया गया और 35 को हटा दिया गया,
अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही हैं, कई इसे मैनिफेस्टो में लेकर आ गई हैं, लेकिन अगर हम कम शब्दों में समझें तो एक बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर आया है, जिसमें अब जिस तरह से अलग झंडा होता था वो नहीं है। अब पासपोर्ट्स जो हैं वो पत्थरबाजों को नहीं मिलते हैं, पत्थर मारने वाले लोग आज जेलों के अंदर बंद हैं, लेकिन उस बीच में दलीलें दी जाती हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पत्थरबाजी करने वाले सभी लोगों को बाहर लाया जाएगा। आशा जी देखिए, दिनेश जी आवाज आ रही है? ये जो चीज, हाँ मेरे को आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए बोलिए। देखिए ऐसा है, ये जितने पार्टी के अंदर मैनिफेस्टोस हैं, जिसने भी ये कहा कि जी मैं देखिए हम 370 वापस लाएंगे, एक ने कहा जी हम जी जो पत्थरबाज जो अंदर हैं उनको छुड़ाएंगे, जो भी ऐसे लोग जेलों में हैं उनको हम छुड़ाएंगे। मेरा एक ही सवाल है कि अगर आपने सब कुछ ऐसा ही करना है तो फिर इसका मतलब आप शांति नहीं चाहते जम्मू कश्मीर के अंदर, आप लोगों के साथ नहीं है, आप लोगों का जो है उनका हित नहीं देख रहे, आप सिर्फ अपनी कुर्सी देख रहे हैं। क्योंकि अगर आपने फिर वही इकोसिस्टम बना दिया जिसके अंदर ये जो चल रहा था 90 के दशक से अभी तक, तो इसका मतलब हमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए किया और कुछ नहीं हमें उसके आगे। ठीक है दिनेश हमें जी, लोगों की कोई चिंता नहीं है। एक सेकेंड अनिल जी, दिनेश जी, अनिल जी कह रहे हैं कि जो भी हुआ कश्मीर घाटी के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए होता रहा, जिसमें जैसे यहाँ पर बदलाव हुआ उसके बाद निवेश, कारोबार, प्रोजेक्ट्स कितने बड़े, इस पर चर्चा होना जरूरी था। उसके बाद जो विरोधी दल थे वो कहीं ना कहीं एक साथ मंच साझा करते हुए कुछ समय के लिए नजर जरूर आए थे। देखिए आशा जी, जैसे आपने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम पत्थरबाजों को रिलीज करेंगे। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो लोगों को हरगिलाने के लिए होते हैं, जब रियलिटी में अब वो 2015 के पहले वाली 2019 के पहले वाली स्थिति नहीं है। अब केंद्र में भी एक मजबूत सरकार है, जम्मू कश्मीर अब फुल फ्लैज स्टेट नहीं है, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको काफ़ी पावर्स हैं। अब वो सिस्टम करना कि जो पहले होता था कि सेपरेटिस्ट को नौकरी मिलती थी, बड़े बड़े जो कट्टरपंथी नेता थे, जो एंटी प्रो पाकिस्तान लीडर थे, उनके बच्चों को नौकरियां मिलती थी बैकडोर से, अब वो करना मुश्किल है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का पूरा लैंडस्केप, पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो चुका है। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर अगर स्टेट भी बनती है तब भी जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे या गवर्नर होंगे उनके पास इतनी पावर होगी कि वो इस चीज को रिपीट नहीं होने देंगे, क्योंकि केंद्र में अभी तो 4 साल तो मोदी 5 साल मोदी सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसा अब रिपीट होना मुझे इम्पॉसिबल लगता है। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ लोगों को अपील करने के लिए इलेक्शन के दौरान ये एजेंडे चलाती हैं, बाद में प्रैक्टिकल तरीके में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं कर सकती, ये सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए कर रहे हैं। चुनाव के बाद अगर सरकार बनती, 2 महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई थी सरकार, जिसमें पहला जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल था 2023 और दूसरा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल भी लेकर आई थी, जिस पर बड़ा मुद्दा गिनाने की कोशिश की गई ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से, जिसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियों में से जो डेडवुड्स हैं वो बाहर निकाले जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां जिनके पास हैं उनको बाहर किया जा रहा है, जिनके आतंकवाद के साथ तार जुड़े हुए हैं उन्हें बाहर किया जा रहा है, और बड़ी बड़ी बातें ये कही गई कि अगर किसी का कोई पिता या भाई आतंकवादी है तो उसे इस तरह से नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। कई तरह की दलीलें दी गई थी उस वक्त। देखिए कुछ सरकार ने जो फैसले किए, जो टेरर फ्रेंडली एम्प्लॉइज थे उनको बाहर किया। अब इतने लोग नौकरी में जॉब्स कर रहे हैं लेकिन बाकी लोगों को गवर्नमेंट ने टच नहीं किया। स्पेशली गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, जो हमारे डीजी कल ही रिटायर हुए हैं आर एन स्वैन, इनकी लीडरशिप में कमेटी बनी थी जब ये इंटेलिजेंस के हेड थे। वो कमेटी जिस भी एम्प्लॉयज़ की उनके पास कोई फीडबैक जाती थी उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद, उसकी सारी वेरिफिकेशन के बाद एक्शन लिया गया। सिर्फ 50 के लगभग लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। आप इसको जनरलाइज नहीं करते। अब जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया उनके रिलेटिव देखिए कितने खतरनाक आतंकवादी हैं, कितने खतरनाक सेपरेटिस्ट लीडर हैं। उनकी नौकरियां भी बैकडोर के थ्रू लगी हैं। कुछ लोग ऐसे थे वो सरकारी नौकरी में रहते हुए आतंकवाद का काम करते थे, सेपरेटिस्ट एजेंडा चलाते थे, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। उन लोगों के खिलाफ लिया गया जिनके खिलाफ ऑथेंटिक प्रूफ थे, कोई कन्विंसिंग एविडेंस थे। ठीक है अनिल जी, जिस तरह से 1994 से 2004 के बीच में जम्मू कश्मीर में 40,164 आतंकी घटनाएं हुई और 2004 से 14 के बीच में
7,217 घटनाएं हुई थी, जबकि जब मोदी सरकार आई, जिसमें कि 2014 से 2023 का आंकड़ा मैं फिलहाल आपके पास रखूंगी, जिसमें करीब 2000 घटनाएं हुई थी, अप्रोक्सीमेटली 2000 घटनाएं। तो ये बात जो है राज्यसभा में अमित शाह की तरफ से बताई जा रही है। उन्होंने अपनी डिटेल को सामने रखा कि किस तरह से बदलाव कश्मीर घाटी के अंदर हुआ, जिसे ऑपोजिशन लीडर्स मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि बेशक कश्मीर के अंदर आतंकवाद कम हो गया है, लेकिन एपिक सेंटर चेंज हो गया है। जम्मू डिवीजन में क्यों इतनी घटनाएं हो रही हैं, क्या वजह है? आशा जी देखिए, ऐसा है, आप एक चीज समझने की कोशिश, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको और आपके दर्शकों को। टोपोग्राफी जो हमारे स्टेट की है वो इस हिसाब से है कि जो ये पीर पंचाल रेंजेस हैं ये डिवाइड कर देती हैं कश्मीर घाटी और जम्मू के संभाग। अब ये जो पीर पंचाल रेंजेस जो हैं, जो हमारा रजौरी पुंछ वाली तरफ है, यहाँ पे काफी जंगल और काफी वो झाड़ियां, जंगल और ये काफी नेचुरल हाइडआउट्स हैं यहाँ पे। अब जो इन्फिल्ट्रेशन रूट होता था पाकिस्तान से, वो इसके इधर से रजौरी पुंछ से आते हुए ये सारा जो पीर पंचाल क्रॉस करके ये चले जाते थे अनंतनाग और शोपियां वगैरह एरिया के अंदर। जब कश्मीर घाटी के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट चला तो वहां से ये सारे के सारे जो आतंकी हैं ये मारे जाने शुरू हुए। और ये आप देखिए घटनाएं किस हिसाब से कम होती गई हैं और 2014 के बाद कितनी कम हो गई है। पर इसके अंदर कुछ ऐसे आतंकी थे जिनको इनके आका जो आईएसआई ने इनको हुक्म दिया कि भाई आप जो है ये क्रॉस ओवर करके आप पीर पंचाल एरिया के अंदर जाके वहां छुप जाओ और चुपचाप छुपे रहो, कोई आपने कोई घटनाएं कुछ नहीं करनी, ताकि ये आप एक हिसाब से आप कह लीजिए ये उनके जो थे जो टेररिस्ट थे वहां पे ये बैठे हुए थे इंस्ट्रक्शंस के लिए। और इन्होंने पूरी टैक्टिक्स अपनी चेंज कर दी क्योंकि इन्होंने देखा कि कश्मीर घाटी के अंदर किस हिसाब से इनके जो भी टेररिस्ट था, जो भी कहीं पे छुपने जाता था या कहीं किसी से मिलता था या उसके लिए वो कहीं से उसके ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर उसके लिए सामान लेके आते थे, तो वहां पे क्या होता था कि वो इमीडिएटली जो है इतला जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को चली जाती थी। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे कहा कि आप चुप हो जाइए। अब ये जो कुछ जैसे कि पुलिस के आंकड़े हैं 40 के करीब थे है ये जो आतंकी, और जिसमें से रोज मारे भी जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ये इस पहाड़ियों के अंदर छुपे हैं। और मतलब आपने अनिल देखा ये जो जी हम ये कह सकते हैं कि पहले उस रूट का इस्तेमाल होता था कश्मीर पहुंचने के लिए, लेकिन जब कश्मीर का रास्ता ही बंद कर दिया गया तो यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं और फिर मारे जा रहे हैं। कोई स्पोर्टर नहीं मिल रहा है, OGWs पर लगातार गाज गिर रही है, कोई स्पोर्ट नहीं है, कोई खाने पीने का सामान नहीं पहुंचा रहा है। आज सारी जो इंफॉर्मेशन है वो पुलिस तक पहुंच रही है, एजेंसीज तक पहुंच रही है, कुछ ऐसा। बिल्कुल यही तो बात, मैं यही तो है ना। अभी जो सिनेरियो लोगों के अंदर भी एक चीज आ गई है, देखिए जो इनके अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके बारे में भी इत्तला मिल रही है कि ये कौन है आदमी जो इसको सपोर्ट कर रहा है, कौन इनको लेके गया। अभी आप देखिए इन्फिल्ट्रेशन जो है वो तकरीबन नील हो गई है। कुछ जो अभी जितने यहाँ पे है, ये एक दो इक्का दुक्का जो इंसिडेंट हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन का, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो टेरेन है ये ऐसी है कि इसके अंदर जो रिवाइन्स हैं, जो नाले वगैरह हैं, वहां पे जो आपका जो सर्विलेंस डिवाइसेस है या आपकी तार वगैरह वो टूट जाती है और जिसके अंदर से वो जो है स्लिप इन हो सकते हैं। पर फिर भी आप देखिए वो पहले ग्रिड नहीं तो दूसरे ग्रिड पे, दूसरे ग्रिड नहीं तो तीसरे ग्रिड पे वो लोग जो है आज ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, डोक के अंदर जहां पर पनाह ली होती थी उसे उड़ा दिया जा रहा है। यानी सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हो चुके हैं। सिविलियन किलिंग जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि एक साल में 60 से 70 लोग जो है वो मारे जाते थे, इस तरह से बयान है। इसमें देखिए एक तो जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी चेंज की गई है, क्योंकि पहले क्या हुआ था, जब जहां जम्मू का, जब आपको मैं बताऊं कि हिल का जब साफ किया था उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्सी हो गई थी जम्मू के अंदर कि जी यहाँ से जो है टेररिज्म फ्री हो गया है ये। उसकी वजह से क्या हुआ था, हमने हमारे जो VDC हैं उनको भी जो है डिसआर्म कर दिया था, हमारे जो दूसरे जो दायरे हैं उनको भी थोड़ा हमने वो जो है एक हिसाब से वो स्टैंड डाउन हो गए थे। पर अब जब ये इंसिडेंट हुए तो अब सारी स्ट्रेटजी चेंज हो गई। आप देखिए अब पुलिस की जो SOG है
ये जो हमारे इधर के 10 डिस्ट्रिक्ट में से 8 डिस्ट्रिक्ट में हमारे तकरीबन 3-3 जो है 18 जो है एसओजी के स्क्वाड बने हैं, जिनको एक डीएसपी हेड कर रहे हैं उनको। इसके अलावा क्यूआरटी टीम जो है फौज की और जो है वो वहां पे चल रही है। तो ये जो चीज है, ये सारी की स्ट्रेटेजी चेंज हुई है सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये जो जितने आतंकी यहाँ पे ये पीर पंचाल के एरिया में है, ये जो ट्रायंगल है, ये किश्तवाड़ का, कठुआ का और ये भद्रवाह वाला जो किश्तवाड़, ये जो ट्रायंगल बन रहा है पहाड़ियों का, इसके अंदर जितने आतंकी हैं उनको जो है निकाला जाए और मारा जाए। अब आप देख लीजिए, आपके सामने है, ये बिलावर का इंसिडेंट हुआ है, इससे पहले जो किश्तवाड़ वगैरह में हुआ है और इससे पहले कठुआ उसके जो राजौरी वगैरह में हुआ है, ये सारे इंसिडेंट इसीलिए चल। ठीक है दिनेश जी, युवाओं को गुमराह करने की कोशिश जिस तरह से बार बार पहले होती थी, अब वो नहीं हो पा रहा है। आज किलिंग नहीं हो रही है क्योंकि बंद नहीं है, स्ट्राइक का आह्वान नहीं हो रहा है, गोली नहीं चल रही है, शटडाउन नहीं हो रहा है। और 47 से 2014 तक कांग्रेस ज्यादातर जम्मू कश्मीर में राज्य में रही है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो या फिर पीडीपी के साथ। आज विपक्ष में जब कांग्रेस बैठी है तो सवाल करती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि 1947 से 2014 तक कांग्रेस ने क्या किया। देखिए, ये आशा जी, ये पॉलिटिक्स में चलता रहता है कि जो अपोजिशन में होगा वो दूसरी पार्टीज की जो पॉलिसीज है उनको हमेशा क्रिटिसाइज करेगा। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ रोल रहा है मिलिटेंसी कंटेन करने में। जब टॉप पे मिलिटेंसी पीक पे थी, तब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस ने भी स्टेप उठाया। अब ये नहीं कह सकते कांग्रेस ने स्टेप नहीं उठाए, लेकिन कांग्रेस कुछ जो उन्होंने रीजनल पार्टीज के साथ उन्होंने अलायंस बनाया, उस अलायंस में कांग्रेस ने कुछ कंपल्शन कांग्रेस की ऐसी रही कि कांग्रेस इफेक्टिव एंटी टेरर ऑपरेशन नहीं चला पाई। बीजेपी की सरकार बनने के बाद, 2014 के बनने के बाद कुछ देर बीजेपी भी प्रो सेपरेट, मतलब पीडीपी के साथ जब बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की मजबूरियों में चलती रही। खासतौर पर 2018 के बाद जब बीजेपी की यहाँ डायरेक्ट गवर्नमेंट हो गई, एलजी की पहले गवर्नर की थी, फिर एलजी की थी, तब 5-6 सालों में यहाँ पे इफेक्टिव ऑपरेशन हुआ है। वो वही 5-6 सालों के ऑपरेशन का रिजल्ट है। मतलब फिर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने हर बार पर्दे के पीछे से काम किया है, जो कि बीजेपी फ्रंट लाइन पर आकर काम करने की कोशिश करती रही और उसमें कामयाब भी हुई है। कुछ कांग्रेस की कश्मीर को लेकर पॉलिसी कुछ क्लियर नहीं थी। अभी मैं कुछ दिन पहले पुराना रिकॉर्ड देख रहा था, 1996 में कांग्रेस के उस समय के एक मंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दी थी कि हम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम। कांग्रेस को ये पता नहीं था कि हमने पॉलिसी कौन सी अपनानी है, हमें क्या प्रो सेपरेटिस्ट चलना है या हमें मजबूत पॉलिसी अपनानी है। कांग्रेस दोनों तरफ चलती रही कि उनको भी खुश करना, इनको भी खुश करना। उसका ये रिजल्ट निकला कि कांग्रेस कोई इफेक्टिव पॉलिसी कश्मीर को लेकर नहीं बना पाई। आप भी जिस तरह से पत्रकारिता का तजुर्बा रखते हैं, आप भी बहुत बेहतर से समझते हैं कि दो कश्तियों पे सवार हमेशा से इंसान डूब जाता है। तो कांग्रेस ने अगर ये किया है तो आज उसका आप देखिए खामियाजा जो है वो कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर भुगता है। लेकिन इस बीच में यहाँ अब सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस के टाइम पर सरकार थी तो काफी तरीके से राजे बनाए गए थे कि नहीं? जिस तरह से उन्होंने एलजी को राजा कह दिया, और मैं मीर जुनेद को भी सुन रही थी, वो कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम पे तो बहुत राजे होते थे, तब कांग्रेस को क्यों याद नहीं आया? देखिए, 356 जिसको कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करना, जितना 356 को मिसयूज कांग्रेस ने किया इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतना किसी ने नहीं किया। जिसका दिल करता था कांग्रेस वो सरकार को गिरा देती थी। इसलिए जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो अपनी पावर को मिसयूज करती है, उसमें कोई दूध का कोई धुला हुआ नहीं है। कांग्रेस ने भी पावर को बड़ी मतलब बेरहमी से मिसयूज किया, बड़ी बेशर्मी से मिसयूज किया। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस दूध की धुली है, बीजेपी सब कुछ कर रही है, कांग्रेस भी ऐसा ही करती है, बीजेपी पावर में है, बीजेपी की करेक्ट भी ऐसी है ना। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे खिलाफ कोई ऐसा हो तो हम उसको दबाए ना। तो 356 का तो कांग्रेस ने भी मिसयूज किया। हाँ, लेकिन जब पलायन की बात आती है दिनेश जी, 90 के दौरान जब पलायन हुआ उस वक्त तो होम मिनिस्टर तो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, सवाल तो उन पर भी उठता है। आज पीडीपी कहती है कि नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जिम्मेदार थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस सीधा कहती है कि वीपी सिंह की सरकार थी और इस तरह से कदम नहीं उठाया गया, जगमोहन को भेजा गया और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई हो गई। ये देखिए, ये तो कोई अपनी जिम्मेवारी से नहीं हट सकता। उस समय की जो केंद्र में सरकार थी, उस समय वीपी सिंह की सरकार थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे, उस सरकार को बीजेपी का समर्थन था।
बीजेपी के समर्थन के बिना वो सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती थी। जब बीजेपी ने समर्थन वापस लिया तो वो सरकार गिर गई। इसलिए उस कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन में, उनके पलायन के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेवार हैं। अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी तो केंद्र में ऐसी सरकार थी जिसको एक तरफ कम्युनिस्ट सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। मतलब बीजेपी और कम्युनिस्टों की बैसाखियों के सहारे वो सरकार चल रही थी। इसलिए बीजेपी भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है जितनी कांग्रेस थी। कांग्रेस उस समय अपोजिशन में थी, इसलिए कांग्रेस कहती है कि हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन कांग्रेस बीइंग अपोजिशन अच्छा रोल प्ले कर सकती थी। कांग्रेस ने भी उस समय ऐसा रोल नहीं प्ले किया। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को बचाने के चक्कर में पड़ी रही। उस समय जो राजीव गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में आ गए। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज हम ब्लेम कर सकते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पांसिबल। मतलब कि हर किसी ने अपनी सत्ता के सुख के लिए नजरअंदाज चीजों को किया है, ये मानना पड़ेगा। अनिल जी, जिस तरह से बात हो रही है सुरक्षा बलों को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर, पहले सवालिया निशान बहुत तरीके से उठे कि यूएपीए को हटाया जाना चाहिए, आफ्सपा को हटाया जाना चाहिए, और उस पर सरकार की तरफ से काम भी किया गया। और हाल ही में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले अमित शाह की तरफ से एक बड़ा ऐलान भी किया गया कि आफ्सपा को हटा दिया जाएगा। लेकिन कश्मीर सेंट्रिक जो सोच है उसे बदला जा सकता है, क्योंकि आप बेहतर बता सकते हैं अनिल जी, क्योंकि लोगों की सोच किस तरह की है, आतंकी गतिविधियां क्यों बढ़ रही थी, क्यों खत्म नहीं हो सकती हैं, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आशा जी देखिए, एक चीज आपको समझनी है, जब आपका जो पड़ोसी है, पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, वो उसमें लगा हुआ है इस चीज को करने के लिए। ये जनरल ज़ियाउल हक की पॉलिसी थी, ऑपरेशन फिटबैक, जो 90 के दशक में उन्होंने शुरू की, और उसको उन्होंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा एक पैसा, हथियार, ट्रेनिंग वगैरह सब जो है ये लोगों को दी। जो लोग जिन्होंने ये कोशिश की कि जो सत्ता है यहाँ पे उसको जिस हिसाब से हथियाया गया था, ये राजीव गांधी फारूक अब्दुल्ला अकॉर्ड की वजह से, वो जब उन्होंने देखा कि हमें जो अपने राइट्स जो हैं, हमें जब पॉलिटिकल राइट्स हमारे जो छीने जाएंगे, हमारी आवाज कुचली जाएगी, तो उन्होंने ये सोचा कि अच्छा यही है कि हम अब बंदूक उठा लें और आम जो है रेजिस्टेंस शुरू करें। और ये उसके बाद ही हुआ है, ये 87 की इलेक्शन के बाद ही हुआ है। यूसुफ शाह सलाउद्दीन बन गया, यासीन मलिक भी एक किलर बन गया जिसने एयरफोर्स के अफसरों को मारा, और बाकी ये जितने उनके जो पोलिंग एजेंट थे, ये पोलिंग एजेंट थे सारे उनके। तो लेकिन अनिल जी, अफजल गुरु को फांसी को लेकर भी आपने उमर अब्दुल्ला को सुना कि अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं नहीं करता, मैं इस पर अपनी सहमति नहीं देता, लेकिन जब वारंट पर साइन करने की बात आई तो फिर साइन क्यों किए? ये बड़ा सवाल था कि आप ये सारी चीजें करके क्यों जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के सामने ऐसे लोगों की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। आज चुनाव है, चुनावों के दौरान लोग अच्छे नुमाइंदे को जिताना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर अगर घटनाएं हुई हैं तो यूपीए सरकार में हुई हैं, इसे झुकलाया नहीं जा सकता है। 67% की कमी आई है 2014 के बाद से 21 जुलाई 2024 तक 67% की कमी आई है आतंकी घटनाओं में, इसमें कोई दो राह नहीं है। अनिल जी बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कहूंगा कि ये जो भी ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं, जो भी ऐसे पॉलिटिशियन ऐसे बयान देते हैं, इसके अंदर मीडिया का एक बहुत एक बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि इन लोगों को एक्सपोज किया जाए कि किस हिसाब से ये बयान दे रहे हैं। क्योंकि देखिए मीडिया है हमारा फोर्थ स्टेट है, उसका ही काम है कि ये सारी चीजें जो है लोगों के सामने लाई जाए। इंडिविजुअली आप कहें किसी को या गवर्नमेंट की तरफ से लाई जाए, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये सारा जो है, क्योंकि गवर्नमेंट जब लाएगी तो वो सब कहेंगे नहीं जी ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये जो तोहमत लगा रही है। तो मीडिया का एक कर्तव्य है ये सारी बातें जो है ये सामने लाए। और अभी आप देखें, एक मैं और बताऊं आपको, देखिए अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि व्हाइट पेपर लाएंगे, वो उन्होंने ये बयान दिया है पार्लियामेंट के अंदर। अब व्हाइट पेपर जितनी जल्दी लाया जाए मेरे ख्याल से उतना अच्छा है, ताकि लोगों के अंदर पता लगे कि किसने क्या किया है। बल्कि ये व्हाइट पेपर तो अभी ये गवर्नर रूल के टाइम ही निकाल लेते इलेक्शन से पहले तो ज्यादा अच्छा होता कि लोगों को एक पूरी क्लैरिटी हो जाती कि भाई किसने किया है। तो ये चीजें जो है, देखिए एक मैं आपको कहूंगा, जब आप एक अपीसमेंट पॉलिसी करते हैं किसी के लिए, किसी भी वर्ग के लिए,
तो उसका नतीजा जो है वो हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि दूसरा वर्ग जो है वो आपको ये नहीं पता लगता कि वो दूसरा वर्ग रिएक्ट कैसे करेगा। यही ऐसे हुआ, ये आर्म मिलिटेंसी तभी शुरू हुई, अगर आपने उस टाइम मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को कुछ सीटें जीतने देते आप, तो उसमें कुछ नहीं होना था, वो भी नुमाइंदे आ जाते ये अपने लेजिस्लेचर में, वहां पे डिबेट चलती, सब कुछ चलता, वो भी कहते हाँ जी हम भी नुमाइंदे बन के हैं, तो हमें कोई वो इतराज नहीं है कोई चीज का। अब आपने उनको जबरदस्ती ये तो इतिहास को दोहराने वाली बात हो जाएगी ना अनिल जी। सब्ज रुमाल को लेकर अगर बात होती है, रिगिंग को लेकर बात होती है, 96 में जो हालात रहे, 2002 में जो हालात रहे, आज वैसे हालात नहीं है। आज 2% वोटिंग नहीं हो रही है, आज 60% वोटिंग हो रही है, 70% वोटिंग हो रही है, 55 से ऊपर जा रही है वोटिंग। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि माहौल जो है वो बिल्कुल सही हो गया है। लोग जो है बिना डरे हुए अपना जो मतदान देने के लिए बाहर निकल रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और जो सिक्योरिटी फोर्स ने काम किया है, एक आपको एक कवच देने का और आपको ये कहने का कि जी आप बिना डरे, बिना किसी झिझक के जाके अपना मतदान कीजिए, जिसको मर्जी दीजिए। वो बात की बात है, वो तो 8 तारीख को पता लगेगा जब रिजल्ट निकलेगा कि वो लोगों ने किसको चुना है। पर सबसे बड़ी बात थी कि जाने की, वहां पे आपने देखा कि 90 के दशक में क्या होता था, वहां पे ताबूत लगा दिए जाते थे उधर और कहते थे जो पहला आएगा उसको हम ये गिफ्ट देंगे, तो कौन जाएगा वहां पे। तो इसीलिए ये बात पर बार बार एक चीज को आप एक चीज ऐसी चीज को दोहराते हैं लोगों के सामने कि जी हम फिर उसको दोहराएंगे, फिर वापस उसी स्थिति में ले आएंगे। मेरे को लगता है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है ये बहुत गलत है और ये दर्शा रहा है कि जमीन वो पर अभी उतरने सीरियस की नहीं है कोशिश हुई और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश हुई। लोग आज कह रहे हैं कि आज हम डेवलपमेंट को लेकर वोट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने 30 सालों में भुगता है वो नहीं भुगतना चाहते हैं। आज नुमाइंदे को लेकर वोट किया गया कि नुमाइंदा भी ऐसा जो हमारे बीच आकर बैठे, हमारी बात को सुने और हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाए और उस पर अमल किया जाए। देखिए आशा जी, मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जैसे थोड़ा सा इतिहास पे जाना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर शायद एक ऐसी स्टेट रही जहाँ कहीं कभी भी ना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को ग्रो नहीं होने दिया गया। हमें जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो ऑटोनॉमी है ग्रास रूट लेवल पे नहीं चाहिए। पूरे देश में जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहाँ कभी अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन चुनाव पे नहीं समय पे नहीं होते, जहाँ पंचायत के इलेक्शन चुनाव पे समय पे नहीं होते। जो पार्टी राज करती है वो चाहते हैं कि सारी पावर मेरे पास हो। इसी का ये नतीजा रहा कि लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ती रही। अब आप देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि जैसे जैसे लोगों का विश्वास डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में बढ़ रहा है, तो जो वायलेंस है वो भी घट रहा है। अगर आज जैसे आज चुनाव हुए, पहले फेज के हुए, दूसरे फेजेस के हुए, तीसरे फेजेस के, तीनों फेजेस में जब लोगों का विश्वास बढ़ा कि इलेक्शन साफ सुथरे हो रहे हैं, तो लोगों ने वायलेंस को साइडलाइन कर दिया। लोगों ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में अपना विश्वास डेमोक्रेटिक मीन्स अडॉप्ट किए। तो वही मुझे लगता है कि अगर यहाँ डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाता 1947 के बाद, ना कभी वायलेंस आना था, ना कभी जो सेपरेटिस्ट की आवाज उठनी थी। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि पहले चुनाव मतलब कि हवा बनाने ही नहीं दी गई कि जहां पर आम जनता की आवाज को सुना जाए। कोई ऐसा नुमाइंदा पहुंचा ही नहीं, क्योंकि पीडीपी सेल्फ रूल को लेकर बात करती रही, ऑटोनॉमी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करती रही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कि हमें वोट दे दीजिए, सेल्फ रूल को लेकर हम काम करेंगे, है कि नहीं? देखिए आशा जी, अगर आप इन्हीं पार्टीज का इलेक्शन मैनिफेस्टो देखें, जब से ये पार्टीज बनी है, पीडीपी का भी देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी देखिए, कभी भी इन पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन मैनिफेस्टो में एजुकेशन को, हेल्थ को या दूसरे जो मतलब बेसिक नेसेसिटी है उनको प्रायोरिटीज नहीं दी गई। क्या सबसे पहले अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देखें, उसमें ऑटोनॉमी की बात होती है, ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात होती है, प्री 53 पिटीशन की बात होती है, पीडीपी पे सेल्फ रूल की बात होती है। जम्मू कश्मीर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी जो बेसिक इश्यूज हैं उसके ऊपर कभी पॉलिटिकल पार्टीज ने जोर ही नहीं दिया। तो लोगों का विश्वास भी इमोशन इशू पे रहा, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। इसका रिजल्ट ये रहा कि यहाँ पे टोटली क्योस रहा, लोगों का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में विश्वास कभी बहाल ही नहीं हुआ। अब अच्छी बात यह कि इस इलेक्शन में लोगों का विश्वास बहाल हुआ है, और मैं ये जैसे पहले कह रहा था कि जो भी नई सरकार आती है, जो ये बेस बना है इसको कैरी फॉरवर्ड करे, इसको बैकफुट पर लाने की कोशिश ना करे। लेकिन दिनेश जी, जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना, वो कह रहे थे कि जीत नहीं चाहिए कश्मीर के अंदर, पहले लोगों के दिलों तक पहुंचना है, काम करना है, उसके बाद जनता जो चाहती है वो करे।
कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनाव हारना अलग बात है। सबसे पहली बात यह है कि लोगों का विश्वास बहाल करना, लोगों में एक विश्वास बहाल हो कि जो ये चुनाव हो रहे हैं ये साफ सुथरे और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए हैं। अगर लोगों में ये विश्वास बन जाता है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हुए तो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, अपना गुस्सा लोग थ्रू वोट निकालेंगे, गन नहीं उठाएंगे लोग। तो अगर बहाल हो गया और फॉर्चुनेटली ये बहाल हो गया और ये आने वाले समय में इसका बहुत फायदा होगा। और ये जो डेमोक्रेटिक अभी अब मुझे लगता है कि सरकार को ये करना चाहिए कि अभी विधानसभा के चुनाव के तुरंत बाद पंचायत के चुनाव करवाने चाहिए, अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव करवाने चाहिए, लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि नई लीडरशिप तैयार हो, नए लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़े, लोगों में एक विश्वास बढ़े कि डेमोक्रेटिक लेकिन इस सब के बीच में सिक्योरिटी हैं। फोर्सेस का अहम रोल रहा है अनिल जी। आशा जी बिल्कुल बहुत बड़ा अहम रोल रहा सिक्योरिटी फोर्सेस का। उनके बिना तो ये चुनाव हो ही नहीं सकते थे जिस तरीके से शांतिपूर्वक हुए हैं और जिस तरीके से ये वोटिंग की परसेंटेज बढ़ी है। ये सारा दामोदार मैं कहूँगा उनके ऊपर गया है, जिन्होंने अभी आपके सामने देखिए बिलावर में इंसिडेंट हो रहा है, वहां पे रजौरी में इंसिडेंट हो रहा है, वहां पे ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। वो सारे इंसिडेंट्स को एक जो वोटिंग पब्लिक से बिल्कुल दूर रखा हुआ है उन्होंने। तो ये जो श्रेय है इसका जो वो पूरा का पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है, क्योंकि उनके बिना ये नहीं हो सकता था। और उसके साथ में जो मैं कहूँगा जिस हिसाब से इन्होंने प्लानिंग करके ये इंश्योर किया कि भाई ये एक जो सुरक्षा कवच जो है, ये जो इलेक्शन कमीशन ने 3 फेज पोलिंग तो बता दी, पर उसका सुरक्षा कवच जो है वो करना, वो सारा दामोदार जो था वो सिक्योरिटी फोर्स पे था। तो उसके अंदर आप आर्मी ले लीजिए, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ले लीजिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के ले लीजिए, सारे के सारे अहम रोल तो रहा है। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। दिनेश जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि गतिविधियों को लेकर बात हो रही थी क्योंकि विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं लेकिन शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अहम रोल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का रहा है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।